हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है साइकोलॉजी और साइंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और एज अ साइंस की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था आज से करीबन 135 ईयर्स अगो से, जिसमें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ देन इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। बट अगर सब्जेक्ट की बात करें, ये बहुत कंसिडर नहीं करता है। वन कैन से दैट साइकोलॉजी हैज पास्ट। किसी ने कहा था कि साइकोलॉजी ऑलरेडी उसका इन्फेंसी और चाइल्डहुड स्टेज जो ऑलरेडी उसने पास कर दिया है। राइट नाउ ही इज इट इज एंटर्ड इन अडल्सेंट एज। बराबर, आज वो उसकी अडल्सेंट एज के अंदर है। ये आज का बहुत फास्ट डेवलपिंग साइंस है। अब आपको पता है कि 21st सेंचुरी के अंदर बायोलॉजिकल रिसर्च जितना हुआ है, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जितना रिसर्च हुआ है, साइकोलॉजी में भी आज उतना ही क्विक और इतना ही स्पीडी रिसर्च चल रहे हैं। इन सब का रीजन क्या है? तो कि जो आज का वर्ल्ड है और ह्यूमन है, एक रेस के अंदर इंक्लूड हो चुके हो। अब उसके अंदर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म आ गया, वॉर हो गए, लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हो गए, लैंग्वेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं आज लोग, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो गए, टेरिtoriयल प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, और इन सब का अगर कोई बेस्ट सॉल्यूशन है तो और वो है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी। ठीक है, तो कैसे है कि आपको पता है कि 20th सेंचुरी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड जो है अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब अर्बनाइजेशन क्यों होने हुआ? क्योंकि मैकेनिज्म ज्यादा होने लगे, मैकेनिक वैरायटी ज्यादा होने लगी। ठीक है, अब उसी की वजह से लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। और इन सब का रिजल्ट ये आया कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, वो एक्सपीरियंस करने लगा। किस तरह के एक्सपीरियंस करने लगा? स्ट्रेस, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्कॉर्ड और डिस्प्यूट ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने लगा। ठीक है, ह्यूमन आज ये समझता है कि मॉडर्न एज के जो ह्यूमन है वो रहता तो ग्रुप के अंदर है, बट ही टेंड्स टू एक्सपीरियंस लॉनलीनेस। वो अपने आप को अकेला पा रहा है। ठीक है, उसके पास सब कुछ है, ही हैज ऑल द वेल्थ, स्टिल ही इज अनेबल टू एंजॉय द लाइफ। और इन सब सिचुएशन की को अगर सॉर्ट आउट करना है तो सबको समझने के लिए ह्यूमन का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। और जब तक ह्यूमन का बिहेवियर नहीं समझेंगे, हम ये जो लॉनलीनेस है, इस लॉनलीनेस को दूर कर सकते नहीं है। ठीक है, अब ह्यूमन इतनी परेशानी में है तो उसको आज चाहिए पीसफुल प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की रिक्वायरमेंट है। In the modern time, psychology seems to be answer the need arises from scientific knowledge। और साइंटिफिक नॉलेज से साइकोलॉजी ये सारे प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकता है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हेल्प करता है ह्यूमन को कि उसका पर्सनल और ग्लोबल पीस उसको वापस मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, उसका डेफिनेशन और नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इन तीन टॉपिक पर हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। कि जो साइकोलॉजी वर्ड जो है, ये साइकोलॉजी वर्ड जो है, ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स, अलग अलग दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक है साइक, जिसका मतलब होता है सॉल, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है साइंस। तो इन द बिगिनिंग इट इज कॉल्ड टू बी अ साइंस ऑफ अ सॉल, बट as the days pass away, psychology was recognized as a science of a behavior। अब इस वर्ड को हमें ध्यान में रखना है, बिहेवियर। जहां जहां साइकोलॉजी होगा, जहां जहां साइकोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां वहां बिहेवियर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा।
ठीक है, तो साइकोलॉजी और बिहेवियर दोनों पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। इट कैन बी सीन दैट व्हेन मैन इज अवेक, सोकर उठता है और सोता है, व्हेन वर्किंग, सो कुछ अपना काम कर रहा है या शांति से बैठा हुआ है, वो सी के बिल्कुल बॉटम में है या फिर वो स्पेस के अंदर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसीव्ड होता है। ठीक है, याद रखना, इंसान कोई भी वर्क अगर कर रहा है, एवरी वर्क हैज अ इंटेंड, हर एक वर्क इंटेंडेड से ही होता है, इस चीज को खास ध्यान रखें। This is related to his overt or internal behavior, and therefore psychology is a scientific study of overt, internal, physical and mental human behavior. ठीक है, तो ह्यूमन का जो overt behavior है, overt मतलब क्या हुआ, इंटरनल बिहेवियर जो है, ये इंटरनल बिहेवियर उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वर्क करने पर मजबूर करता है। अगर हम अलग अलग डेफिनेशंस देखें साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले हमारे जो सीटी मॉर्गन है, सीटी मॉर्गन ने क्या डेफिनेशन दिया है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ठीक है, देखो फिर से मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जहां जहां साइकोलॉजी आएगा वहां वहां बिहेवियर आएगा। तो सिटी मॉर्गन ये कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, तो कि ये एक तरह का साइंस है। बराबर, किस चीज का साइन है, कि ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को समझने का साइंस है। हिलगार्ड, एटिक्शन और एटिक्शन, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है साइकोलॉजी इज अ साइंस स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगेन बिहेवियर भी यहाँ पर आ गया। तो जितनी भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन में वो कुल मिलाकर एक ही बात है कि जितने भी लिविंग बीइंग है, याद रखना, जितने भी लिविंग बीइंग है, ये सारे लिविंग बीइंग का बिहेवियर ऑब्जर्व या स्टडी जब करने की बात आती है, तो सीधा कहाँ पर आ जाता है, साइकोलॉजी पर आ जाता है। ठीक है, चलो, अब थर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास है वो दिया है एच ई गैरेट ने दिया हुआ है। एच ई गैरेट क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर देन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, वो साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन किस चीज की साइंटिफिक स्टडी, एक तो ह्यूमन की, सबसे पहले ह्यूमन की, और दूसरा अदर देन ह्यूमन बिहेवियर, कौन से कंटेक्स्ट के अंदर, विद द एनवायरमेंट। तो चलो यहाँ हमें एक और वर्ड नया देखने के लिए मिला। एक पहला वर्ड तो हमारे पास बिहेवियर था ही, बराबर, पहला वर्ड बिहेवियर था। दूसरा वर्ड हमें क्या देखने के लिए मिला, दूसरा वर्ड हमें देखने के लिए मिला एनवायरमेंट, के एनवायरमेंट में आकर बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये एच ई गैरेट ने समझाया। तो इन सारी डेफिनेशन पर से हम एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो है कि साइकोलॉजी जो है इज अ साइंस विच स्टडीज, सबसे पहले मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहा है, दूसरा उसके एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहा है, तीसरा ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। बराबर, इन बीइंग अ डिफरेंट कंटेक्स, अलग अलग कंटेक्स के अंदर वो माइंड्स के ह्यूमन की जो मेंटल प्रोसेस कैसी है, ह्यूमन कैसा एक्सपीरियंस फील कर रहा है, और ह्यूमन कैसे बिहेवियर हो रहा है, इन सब को स्टडी करने की जो मेथड है वो क्या है, साइकोलॉजी है। तो कुल मिलाकर हमारे पास तीन डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन सिटी मॉर्गन की है, जो बेसिक साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो हमें यहाँ से पता चला कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है, बराबर, जितने भी जिंदा चीजें हैं, बराबर, जिसमें हर एक तरह के ह्यूमन और हर एक तरह का एनिमल आ गया। अब ह्यूमन मतलब क्या, कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी आ गया, मेंटली डिस्टॉर्टेड ह्यूमन भी आ गया। ठीक है, तो हर एक तरह के ह्यूमन। अब एनिमल की अगर बात करें, तो चींटी से लेके डायनासोर तक, चींटी से लेके डायनासोर तक जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल को
एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में उनका बिहेवियर जब स्टडी करने की बात आती है, तो स्टडी हम किससे करते हैं? साइकोलॉजी से करते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफाइन द साइकोलॉजी, तब आप लोगों को ये चार में से कोई एक डेफिनेशन डिस्क्राइब करनी पड़ती है। आप ये वाली डेफिनेशन भी डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर एक ये डेफिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसके अंदर प्रॉपरली आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो एच ई गैरेट की डेफिनेशन आप लर्न करके आप उसको अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो अगर हम साइकोलॉजी को हमें समझना है, अगर हमें साइकोलॉजी को समझना है जो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसके चार एस्पेक्ट हमने अलग अलग देखे। कौन से चार एस्पेक्ट देखे? सबसे पहला मेंटल प्रोसेस देखा, एक्सपीरियंस देखा, बिहेवियर देखा और साइंस देखा। तो इन चारों चीजों को हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो हमने आगे वाले अगर हम उसमें देखेंगे तो हमने चार चीज ऑलरेडी देख ही ली थी। एक मेंटल प्रोसेस आ गया, दूसरा ह्यूमन का एक्सपीरियंस आ गया, तीसरा ह्यूमन का बिहेवियर। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो साइकोलॉजी जो है इन तीन चीज पर बहुत फोकस करता है। एक मेंटल प्रोसेस पर फोकस करता है, एक ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है, और तीसरा ह्यूमन का बिहेवियर। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को अगर हम देखें, तो एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इन सब बातों को हमें थोड़ा ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। चलो, तो चार कॉन्टेक्स्ट कौन से हमें मिले, चार अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें कौन से मिले? कि सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास है मेंटल प्रोसेस, दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास एक्सपीरियंस, तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहेवियर, एंड फोर्थ है साइंस। ठीक है, तो इन चार चीजों को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is a mental process. Mental process can be considered as internal issues which is related to individual experience. It is also recognized as a conscious state, awakening state और mental process. ठीक है, तो इसी स्टेज को हम कॉन्शियस स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इसी स्टेज को हम अवेकनिंग स्टेट के हिसाब से भी जानते हैं, और इसी स्टेट को हम मेंटल प्रोसेस के हिसाब से भी जानते हैं। और ये ह्यूमन का एक इंटरनल इश्यूज है, ह्यूमन का एक इंटरनल इश्यूज है। मतलब किसी के ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे, तो किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस आपको बाहर से पता चलनी मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं इंटरनल। अब देखो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा फेस पर पता चल सकता है, पता नहीं भी चल सकता है। कोई है तो जो गुस्सा अपने आप अंदर रखता है, और कोई है गुस्सा अपने आप बाहर निकाल सकता है। तो गुस्सा जो है, बराबर, ये भी एक तरह का मेंटल प्रोसेस है। किसी को अगर कोई वरी है, कोई चिंता है, ठीक है, तो चिंता को अपने अंदर रख सकता है, कोई बाहर डिस्क्राइब कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये एक तरह की सारी क्या है, इंटरनल इश्यूज है। whenever person is thinking or making an effort to solve a problem, कोई भी इंसान है, कुछ सोच रहा है, किसी भी तरह की थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो अलग अलग तरह के प्रोसेस उसके ब्रेन के अंदर होते हैं, जो हम लोग विच कैन बी नोटेड डाउन इन वेरियस वे। वो अलग 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 उसके मेथड्स है जिससे आप उसको आराम से नोट कर सकते हो। लेकिन वन कैन नॉट से दैट द ब्रेन एक्टिविटी और द मूवमेंट एंड द मेंटल प्रोसेस आर वन एंड द सेम, बट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर एंड आर रेसिप्रोकल इन नेचर। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान की जो ब्रेन एक्टिविटी है, कोई भी ह्यूमन की जो ब्रेन एक्टिविटी है, उसकी जो मूवमेंट्स है, उसकी जो मेंटल प्रोसेस है, बराबर, वो सेम हर टाइम सेम नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, और कभी कभी तो रेसिप्रोकल भी होती है, बराबर। सोचता कुछ है, करता कुछ और है। ठीक है, रेसिप्रोकल इन नेचर कहते हैं उसको। इन जनरल मेंटल प्रोसेस एंड द न्यूरल मेंटल प्रोसेस इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो यहाँ पर एक जनरल मेंटल प्रोसेस है और न्यूरल प्रोसेस है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, बट दे आर नॉट वन एंड द सेम। वो हमेशा एक तो एक सर की होती नहीं है। माइंड
एज सच डज नॉट हैव अ डेफिनेट प्लेस। माइंड का कोई, अब देखो यहाँ पर ब्रेन वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग, ब्रेन एक तरह का फिजिकल पार्ट है, जबकि माइंड किसी कोई भी तरह का फिजिकल पार्ट नहीं है। तो ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, उसका कोई नेचर नहीं है, ना ही उसका कोई शेप है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज origin is as a result of the interaction with the environment and the experience from the same which the individual undergoes। कोई भी इंसान है, उसके प्रोसेस से, उसके इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन से ही ये एंड माइंड ओरिजिन होता है। We are more aware of our experiences and mental process rather than the neural or a brain process, है ना। तो हम किस तरह से अवेयर होते हैं, आवर एक्सपीरियंस, हमें पता है हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा मेंटल प्रोसेस क्या है, इन सब से हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर होते हैं। टू द एक्सटेंट दैट इवन while we are sleeping very many activities are going on, like we see a dreams, or there is a lot of information which is getting processed by our mind, है ना। तो आप कोई भी स्टेट के अंदर हो, स्टेट मतलब कोई भी आप सिचुएशन के अंदर हो, कोई भी आप एक्टिविटी हो या ब्रेन हो, सोते हो बैठे हो, आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। सेकंड, व्हाट इज एक्सपीरियंस, सॉरी, व्हाट इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या चीज है। तो क्या एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस, सॉरी, देखिए सेकंड चीज, अगर हम बात, सेकंड वर्ड हमारे पास है एक्सपीरियंस है। तो कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, कि उन्होंने स्टडीज किया है विच आर रिलेटेड टू पीपल्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज समथिंग सब्जेक्टिव बिकॉज until एंड अनलेस द एक्सपीरियंसिंग पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस इट, ठीक है। एक्सपीरियंस एक तरह का सब्जेक्टिव है, बराबर। क्यों सब्जेक्टिव है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कैसे टीचिंग करता हूँ, लेकिन मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस कब तक कैसे एक्सपीरियंस कहलाएगा, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। वन कैन नेवर कम टू नो, कोई किसी को पता नहीं चलता है भाई कैसे, जब तक हम आप उसको एक्सप्रेस नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग, टीचर टीच कर रहा है, every student has a different experience, but until it was not shared among this student it would not be understood, ठीक है। कि भाई स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ये सारे स्टूडेंट अभी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, इनके ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, जब हम कोई टीचर टीच कर रहा है, ठीक है, तो इनके ब्रेन में क्या हो रहा है, ये कब तक पता नहीं चलता है, कि जब तक कोई उसको शेयर नहीं करता, ठीक है, तब तक कोई पता चलता नहीं है। Thus one can say that experience is related to a person's level of awareness and a consciousness। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, पर्सन के अवेयरनेस के लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज बिहेवियर। जहां जहां साइकोलॉजी आएगा वहां वहां आपको बिहेवियर का वर्ड जरूर आएगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिहेवियर हम किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो समझते हैं हम बिहेवियर के बारे में। When we are busy doing an activity or giving a reaction or a response, it can be amounted to be behavior। हम कोई भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, बिजी है, और हम किसी भी तरह का रिएक्शन दे रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इस रिस्पॉन्स और रिएक्शन को हम कहेंगे बिहेवियर कहेंगे। दिस बिहेवियर कैन बी फ्रॉम द मोस्ट सिंपल काइंड टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और बिहेवियर जो है वो सिंपल भी हो सकता है
है ना? हमें पता है कि कभी-कभी किसी इंसान को समझना हमारे लिए इतना टफ हो जाता है, हम उसको उसके पहलू को समझ ही नहीं पाते। और कुछ इंसान सीधे-साधे होते हैं, बेचारे क्या कहना चाहते हैं इज़िली हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से वो या तो वो सिंपल होता है या तो फिर कभी-कभी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया गया एज़ अ चेन रिएक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आपका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है? तो उसके रिलेटेड जो है उसे हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। स्टिमुलस ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आपका क्या रिस्पॉन्स है वो। ठीक है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक टीचर है, वो एंड रूम क्लासरूम के अंदर एंटर कर रहा है। स्टूडेंट आर टॉकिंग, बातें कर रहे हैं स्टूडेंट, बट वंस द टीचर हैज एंटर्ड द स्टूडेंट इमीडिएटली गेट अप एंड हियर द टीचर इज अ स्टिमुलस और स्टूडेंट्स जो है उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जांपल छोटा सा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब बिहेवियर विच इज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स इन नेचर कैन बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंटरनल, एक्सटर्नल, बराबर। तो ये बिहेवियर जो है, बिहेवियर जो है वो एक तरह का स्टिमुलस रिस्पॉन्स है नेचर के अंदर की, अगर हम बात करें, जो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, वो इंटरनल इफेक्ट भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल इफेक्ट भी हो सकती है। और कभी कभी वन विच इज ओवर्ट एंड ऑल्सो दैट विच इज अ कवर्ड। ठीक है, तो ओवर्ट भी हो सकता है, कवर्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रिस्पॉन्स हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी रिस्पॉन्स होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये इतने तरह के रिस्पॉन्स हमारे पास होते हैं। वी आर एबल टू ऑब्जर्व फिजिकल मूवमेंट बिहेवियर, हम फिजिकल मूवमेंट बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस और लॉजिकल थिंकिंग जो है, ये एक तरह के मेंटल बिहेवियर है जो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, साइकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट अवेलेबल है, कुछ बैटरीज अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम उसके मेंटल प्रोसेस को समझ सकते हैं, बट एज अ बिगिनर आप इस चीज को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बिहेवियर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ लाइक, अब बिहेवियर किस तरह के होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स आपके सामने हैं। वर्बल हो सकता है और नॉन वर्बल हो सकता है, विच आर वर्ड आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट आर मेड ऑफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वर्बल मतलब क्या, जो हम लोग बिहेवियर वर्ड्स के थ्रू करते हैं उसे वर्बल होता है, जो वर्ड्स के थ्रू नहीं करते उसे हम लोग नॉन वर्बल कहते हैं। और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल रीजंस भी हो सकता है। ठीक है, in the same manner, response which occurs on account of a stimuli may be internal or external in nature। वो जैसे मैंने बोला कि वो internal भी हो सकता है, वो external भी हो सकता है nature में। which can be seen at naked eye, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो जिसे हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, या उसको हम नहीं देख सकते जिसे हम लोग एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, तो एक्सटर्नल है। द साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर स्टडीज बिहेवियर, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ एनिमल। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने आज पढ़े हैं कि साइकोलॉजी स्टार्टिंग में क्यों बनाया गया था, साइकोलॉजी का मीनिंग, उसके डेफिनेशन हमने देखे, और साइकोलॉजी के कुछ तीन पोर्शंस हमने देखे, उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट देखे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट के बाद आज हम आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम साइकोलॉजी एज अ साइंस से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि क्यों उसको साइंस कहा गया है। अभी तक तो हमें पता चला कि उसका बिहेवियर किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं और मेंटल प्रोसेस किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। कल हमें साइंस, साइकोलॉजी एज अ साइंस, व्हाई साइकोलॉजी इज कॉल्ड साइंस, उसके डेफिनेशंस क्यों है, उसको साइंस का मर्तबा क्यों दिया गया है, उसे साइंस क्यों कहा गया है। ठीक है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।